नमस्कार। नमस्कार, मैं मैं संजय संजय। उपाध्याय। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। संयोग कहें ये मेरे लिए और दुर्योग कहें ये वाजपेयी जी के लिए कि जन्मदिन के एक दिन पूर्व ही काठमांडू से IC-184 विमान जो 179 पैसेंजर को लिए दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, वह हाईजैक हो गया। अभी विमान आकाश में ही था। लोगों को यह पता भी नहीं चल पा रहा था कि यह विमान जाएगा कहां। इंडियन एयर स्पेस में जैसे ही वह विमान घुसते अचानक हरकत उल के 5 आतंकी विमान को अपहरण करते तब तक किसी को यह पता नहीं था नीचे, न दिल्ली में, न काठमांडू में, न दुबई में, दुनिया में किसी को पता नहीं था कि विमान का अपहरण हो गया। लेकिन सुबह होते होते यह पूरी दुनिया जान गई कि विमान का अपहरण हो गया है, क्योंकि उसमें सवार अपहरणकर्ताओं ने क्रू मेंबर्स और कैप्टन को अपने कैप्चर में लेते हुए कह दिया था कि विमान का अपहरण हो गया है, मैं जिस दिशा में विमान को मोड़ना चाहूं, उतारना चाहूं, वहां विमान को उतारना पड़ेगा। लगभग सबकी हैरानी बढ़ गई थी। वो 5 आतंकी नकाबपोश थे, सभी नकाब पहने हुए थे, सभी के हाथों में पिस्तौल थे। उन लोगों ने यहां तक धमकी दे दी थी कि IC-184 विमान माने जो विमान उड़ान भरी थी उसमें बम भी फिट है। सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। खैर 25 दिसंबर की सुबह मेरे बेसिक फोन पर मेरे संपादक का फोन आया कि संजय, हर हाल में प्लेन हाईजैकिंग की खबर मुझे लाइव चाहिए, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट हमको चाहिए। मैं उन दिनों चंपारण में था और नेपाल भी कवर करता था। नेपाल कवर करने के पीछे की कहानी कुछ और थी, क्योंकि नेपाल में भारत विरोधी आंदोलन चल रहा था, इसलिए नेपाल का कवरेज खास करके बॉर्डरिंग जोन से ही हुआ करता था, इंडिया के बॉर्डरिंग। मैं सुबह में फोन आते मैं तैयार हो गया, मैं चल दिया। इसी तरह से मैं नेपाल के उप राजधानी कहे, जो एक व्यापारिक केंद्र भी है, वीरगंज, जैसे ही मैं वहां पहुंचा वैसे ही लगभग बॉर्डर सील था, क्योंकि यह जानकारी सबको मिल चुकी थी कि विमान का अपहरण हो चुका है। पूरे देश में हाय तौबा मच गया था, पूरी दुनिया की निगाहें आकाश में थी। यूं कहें कि आकाश में एक आतंक था। वीरगंज से काठमांडू तक जाने के लिए लगभग गाड़ियों का परिचालन बंद था। क्रिसमस के दिन होने के कारण लगभग पाश्चात्य संस्कृति हावी को मानने वाला, हालांकि एक ट्रेडिशनल देश है नेपाल, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाला पूरा डिस्कोथेक, होटल्स सभी सज धज कर तैयार थे। कई जगहों पर नृत्य वगैरह के कार्यक्रम भी आयोजित थे, लेकिन उन सभी कार्यक्रमों पर विराम सा लग गया।
मुझे हर हाल में खबर देनी थी, लेकिन वीरगंज से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं था। मार्ग था भी, मार्ग तो 2-3 थे, लेकिन कोई गाड़ियां नहीं थी, क्योंकि सभी गाड़ियों का परिचालन ठप सा हो गया था। इस बीच मुझे कुछ अपने इंटेलिजेंस सूत्रों ने यह कहकर मदद की कि मैं भी इंटेलिजेंस का ही एक आदमी हूं, मुझे एक गाड़ी में बिठा दिया। लेकिन वह गाड़ी पोखरा तक ही गई। मैं आपको बता दूं कि उन आतंकियों का नेटवर्क वीरगंज, पोखरा, विराटनगर से लेकर काठमांडू तक फैला हुआ था। पोखरा में मैं जैसे ही गया, मुझे कह दिया गया कि गाड़ी अब काठमांडू नहीं जाएगी। इस बीच मुझे यह भी जानकारी मिली कि इंटेलिजेंस के एक आला अधिकारी की गाड़ी काठमांडू से चल चुकी है और वो वीरगंज के लिए आने वाली है। किसी तरह से आरजू मिन्नत करके मैं उनकी गाड़ी पर बैठ गया। जब मैं यहां बैठा, वो गाड़ी करीब 120 की स्पीड में पोखरा से सीधे वीरगंज तक आई। वीरगंज के एक रिहायशी होटल में, बड़ी खूबसूरत होटल में, कुछ खास भारतीय खुफिया एजेंसी के लोग बैठे हुए थे। जिनके साथ मैं आया वह भारत के एक बड़े खुफिया एजेंसी के आला अधिकारी थे। यूं कहें कि वो नेपाल के प्रभारी भी थे। उन्होंने मुझे होटल के लॉबी में ही बैठने का इशारा किया और इशारा करते वो चले गए होटल्स में, होटल के उस कमरे में जहां और भी लोग बैठे हुए थे। करीब 45 मिनट की प्रतीक्षा के बाद जैसे वो उतरे, मैंने पूछा कि मुझे कुछ बताया जाए। बहुत बेचैनी थी उनके चेहरे पर, और मैं यूं बताऊं कि वो कभी सरकार, कभी अपनी एजेंसी, कभी काठमांडू में के दूतावास, सबको अनाप शनाप बोले चले जा रहे थे। किसी के लिए उनके पास संसदीय शब्द नहीं थे। उनका आक्रोश इसी से झलक रहा था कि बेचैन काफी। सर्दी की शाम थी, सर्दी का दिन था, बावजूद उनके चेहरे पर पसीने थे। मैं बड़ी हिचक के साथ उनके पीछे पीछे हो लिया और मैंने पूछा कि यह विमान कहां जाएगा, विमान का अपहरण किसने किया है। उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी बेचैनी मुझे समझ में आ रही थी, क्योंकि होटल के बाहर परेड सा कर, मैं अभी मेरी उत्सुकता को उन्होंने देखी। देखने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम लॉबी में ही बैठे रहो तब तक, जब तक कि मैं तुम्हें यहां से जाने की अनुमति न दूं। एक तरह से उस होटल में मुझे भी हाईजैक कर, हालांकि मैं हाईजैक था नहीं। मुझे उन्होंने मुस्कुराया भी और कहा कि बैठो आराम से। कुछ ही देर बाद मुझे यह जानकारी मिली, तब तक टेलीविजन वगैरह पर खबरें आने लगी कि प्लेन का हाईजैकिंग हो चुका है। उसमें आतंकियों के हाथ है। देश में, भारत में हंगामा मच चुका था, विदेशों में भी हंगामा मच चुका था, आकाश में युद्ध की स्थिति बन गई थी।
एक तरह से आकाश में युद्ध ही यह था। अभी ये बात चल ही रही थी, ये विमान जाएगा कहां। इस बीच उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश के दौरे पर थे। विदेश के दौरे से जैसे ही, वैसे बात अभी मैं टेलीविजन की कर रहा हूं, जो मैं देख रहा था होटल, जैसे ही टेलीविजन पर यह बात आई, यह विमान पाकिस्तान जाएगा और पाकिस्तानी आतंकियों का इसमें हाथ है, वैसे ही वो शीर्ष अधिकारी, वो शिखर पर बैठा हुआ अधिकारी बिभर पड़ा, काफी गुस्से में आ और कहा, कई तरह की बातें वो खुद ब खुद करने लगा। अपने सहकर्मियों को बुलाया और बुलाकर कहा कि क्या तुम लोगों ने रिपोर्ट नहीं दी थी? रिपोर्ट पर मेरा अंतिम हस्ताक्षर नहीं था? उन लोगों ने कहा कि जी था। मैं पूछा कि मेरा रहस्य बढ़ता चला गया, मेरा कौतूहल बढ़ता चला गया कि आखिर वह रिपोर्ट थी कौन, आखिर उस रिपोर्ट में लिखा क्या गया था। खैर, वाजपेयी जी जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर आए, वैसे ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और उस विमान में सवार जितने लोग थे, उनके परिजनों ने घेर कर वाजपेयी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। वाजपेयी जी ने सबको आश्वस्त किया कि मैं तुरंत मुशर्रफ से वार्ता करने जा रहा हूं। टेलीविजन पर यह खबर जैसे ही आई, वैसे ही उस आला अधिकारी ने कहा कि मुशर्रफ से तो वार्ता व्यर्थ है, यह विमान वहां उतरेगा ही नहीं, वह वहां जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा भी तो या तो कोई फॉल्ट के कारण या फ्यूल के कारण यह विमान कंधार जाए। इतना सुनते मेरे कान खड़े हुए। मैंने उनसे दोबारा पूछा कि क्या यह विमान कंधार जाएगा? उन्होंने कहा कि हाँ, तुम रिपोर्टर हो, जाओ और लिख दो यह विमान कंधार उतरे और इसमें ओसामा बिन लादेन का हाथ है। मेरे लिए बड़ी चौंक जाने वाली बात थी। उनके सहकर्मियों में एक मेरे मित्र भी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यह विमान कंधार जाएगा और लादेन के लोग कई सप्ताह से, कई महीनों से काठमांडू में सक्रिय रूप से देखे जाते रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास। यह बड़ा रोचक है और बड़ा थ्रिलिंग है और दुखद भी है कि रिपोर्ट इन लोगों ने रात में ही भेज दी थी कि इसमें लादेन का हाथ है, लेकिन वह रिपोर्ट को भारत सरकार की अन्य एजेंसियां पढ़ी नहीं थी। इनका काम सिर्फ रिपोर्ट को भेज ही देना, बहुत कुछ करना नहीं था, जहां तक मैं समझ रहा। उनकी बेचैनी, उनकी परेशानी, उनकी भीतर की अकुलाहट को देखते हुए मुझे फिर साहस नहीं हो रहा था कि मैं आगे कुछ बात करूं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अब यहां से जा सकते हो, तुम हम लोगों को डिस्टर्ब मत करो, मेरा काम कुछ और है। ये रिपोर्ट, ये विमान हर हाल में कंधार में उतरे और इसमें लादेन का हाथ है। मैं दोबारा कह, इतना सुनते मैं नेपाल के उप राजधानी वीरगंज से सटे रक्सौल चला है। और इसकी खबर मैंने अपने संपादक को दी।
स्थानीय संपादक जो पटना में थे, पटना में जो संपादक थे, उन्होंने इस बात को दिल्ली में कही, ग्रुप एडिटर को बात कही। ग्रुप एडिटर ने कहा कि उसे मुझे कह दो कि 3 बजे वो सीधे दिल्ली कॉल करे। 3 बजे के आसपास मैं तब तक टेलीफोन बूथ में बैठा था। टेलीफोन बूथ संजोग से उससे मैं निवेदन करके कह दिया था कि जब मैं बात करूं दिल्ली, उस समय बूथ में कोई होना नहीं चाहिए। हालांकि वह उसका व्यवसायिक केंद्र था, उसने मेरी बात मान ली, मेरा रिक्वेस्ट मान लिया। 3 बजे के आसपास मैंने सीधे दिल्ली रिंग किया अपने ग्रुप एडिटर को और मैंने कहा कि सर, यह विमान कंधार उतरेगा। उन्होंने बिफरते हुए और बड़ी बिगड़ते हुए हम पर कहना शुरू कर दिया कि क्या बकवास करते, विमान तो अभी पाकिस्तान जा रहा है, ये पाकिस्तान के रास्ते में है और तुम कह रहे हो कि ये विमान कंधार जाएगा। हम बोले कि मैंने कहा सर, अगर ये रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है? उन्होंने पूछा किसकी रिपोर्ट है? मैंने कहा कि बहुत बड़े खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है, इससे बड़ी खुफिया एजेंसी भारत में नहीं है। बोले ये रिपोर्ट क्या उसने भेज दी है यहां दिल्ली में? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। बोले फिर किस आधार पर तुम कह रहे? कहने का आधार क्या? समझ में बात आ रही है? कितनी बड़ी बात तुम कह रहे हो? मैं बोला कि सर, मुझे 2 घंटे का वक्त दिया जाए, मैं पुनः बीरगंज जाऊंगा, थोड़ा मैं कंफर्म हो लेता। मुझे यह अंदेशा भी थी कि शायद मैं बीरगंज जाऊं और वो न मिले, क्योंकि उनकी परेशानी को मैं देख चुका था। कभी काठमांडू, कभी पोखरा, कभी वीरगंज। बोले ठीक है, 6 बजे के आसपास पुनः तुम मुझे फोन करना और सीधे दिल्ली मुझे तुम फोन करना। इस बीच में तुम अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लो। मैंने अपनी रिपोर्ट को लगभग तैयार कर ली थी। मैं रक्सौल और वीरगंज, ये ट्विन टाउन माना जाता है, आसपास नहीं है। मैं चला गया। यह मेरा संजोग कि वो लोग अभी गाड़ी पर बैठने ही वाले और वहां से काठमांडू के लिए जाने वाले। जैसे ही उनकी गाड़ी के करीब मैं गया, वैसे ही बिगड़ते हुए उस आला अधिकारी ने मुझसे कहा कि तुमसे मैंने कहा ना यह विमान कंधार जाएगा, फिर क्यों पीछे पड़े हो मेरे? जाओ और लिख दो कि यह विमान कंधार, और कहीं नहीं जा। ये मेरा संजोग था। खैर, संजोग की बात बाद में करूंगा। मैं वहां से दौड़ते हाँफते कुछ दूर तक आया। एक घोड़ा गाड़ी पकड़ा जिसको टमटम कहते हैं। उन दिनों वहां टमटम चला करता था। उससे मैंने मिन्नत की कि मुझे वो रक्सौल तक पहुंचा दे, क्योंकि गाड़ियों का परिचालन ठप सा था। बोला नहीं, बॉर्डर पर मैं जा नहीं सकता। मैं बोला मैं हूं, निश्चिंत रहो, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बॉर्डर तक आया, रक्सौल बॉर्डर, जहां उसे रोका गया। लेकिन मैंने अपना कार्ड दिखाया, मैंने बातें की। वहां कस्टम के अधिकारी बैठते हैं। मैंने कहा कि वो लोग मुझे जानते हैं। वहां जो सिपाही थे वो छोड़ दिए। टमटम पहुंच गया वो रक्सौल। उसी बूथ में पुनः जाकर मैंने निवेदन किया कि मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, दिल्ली बात करनी है। कुछ और भी लोग बैठे थे बात करने के लिए वहां। मैंने
उन्होंने एडिटर को कहा कि सर, मेरा सोर्स 200% कंफर्म कर रहा है कि ये विमान कंधार ही जाएगा। मेरे एडिटर बिल्कुल शांत, चुप, बोले क्या तुमने दोबारा कंफर्मेशन लिया? मैंने कहा कि सर, मैं 3 बार कंफर्मेशन इस पर ले चुका हूं, और ये तीसरे बार कंफर्मेशन के बाद, तीसरी पुष्टि के बाद मैं आपसे साहस जुटाकर कह रहा हूं कि यह विमान कंधार जाए। मेरे संपादक भी, मेरे ग्रुप एडिटर भी को भी कुछ बातों की जानकारी मिल चुकी थी। मेरे कहने के बाद शायद उन्होंने अपना सूत्र को सक्रिय किया होगा। हुआ यही, उन्होंने कहा रिपोर्ट लिखो। मैंने रिपोर्ट लिखी और वो रिपोर्ट चली गई। फैक्स, उन दिनों फैक्स का जमाना था, रक्सौल से ही मैंने फैक्स किया और वो दिल्ली, और शायद वह दुनिया की पहली खबर थी जो जिसमें यह लिखा गया कि विमान IC-184 जो काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, 189, 100 नहीं, 179 इंक्लूडिंग 11 क्रू मेंबर्स, 11 क्रू मेंबर्स के साथ 189 उसमें यात्री सवार थे। एडिटर ने बड़ी साहस और दिलेरी का परिचय दिया, और वह खबर शायद दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान अखबार में छपी कि काठमांडू से अपहृत विमान IC-184 यह कंधार जाएगा और इसमें लादेन का था। हालांकि इस रिपोर्ट को के छपने के बाद हंगामा सा हो गया। कई लोग मुझसे कई तरह की बातें करने लगे, लेकिन उन बातों को नजरअंदाज करते हुए मैंने लोगों से यही कहा कि देखते जाइए आगे क्या होता है। लगभग विमान 7 दिनों तक आकाश में उड़ता रहा। इस बीच में मेरी रिपोर्ट आ चुकी थी, और रिपोर्ट आने के बाद मैं चैन से था कि जो कुछ भी मैंने लिखा वो सही लिखा, जो भी कंफर्मेशन दिया वो बिल्कुल सही कंफर्मेशन दिया, जो उस अधिकारी के पास रिपोर्ट थी वह बिल्कुल सही रिपोर्ट थी, सटीक रिपोर्ट थी। हालांकि इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मैंने उस रिपोर्ट में यह भी चर्चा कर दी थी कि वाजपेयी जी का मुशर्रफ से, उस समय परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे, परवेज मुशर्रफ से वार्ता व्यर्थ है, यह विमान तो हर हाल में कंधार ही जाएगा। और हुआ भी, विमान कंधार उतर गया, और उतरने के बाद वहां कई आतंकियों को छोड़ने के लिए भारत सरकार से बार्गेनिंग शुरू, और उनमें कुछ खूंखार और खतरनाक आतंकियों को छोड़ने के लिए मजबूर होना। यह पहली कड़ी है विमान अपहरण की। मैं इजाजत चाहता हूं आपसे, दूसरी कड़ी लेकर मैं पुनः आऊंगा कल, और इसी वादा के साथ मुझे आपसे अनुमति चाहिए। शायद कल इससे भी अधिक रोमांचक और सनसनीखेज खबर मैं आपको दूं इसी कड़ी में। धन्यवाद। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कर ले। कहानी अगर अच्छी लगी हो
तो बटन दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे मुझे खुशी होगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। मुझे इस बात का आज भी फक्र है कि दुनिया का मैं पहला रिपोर्टर था जिसने यह रिपोर्ट लिखी कि यह विमान कंधार उतरे। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।